भी है पता और मुझे भी है गुरूर, तुझे भी है पता और मुझे भी है गुरूर, लड़ेंगे जब हम तो जीतेंगे ज़रूर। तो आज की परिस्थिति अगर देखोगे तो गूगल भी कंफ्यूज है कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी का है, किस विचारधारा का है और कहाँ लेके जाएगा समाज को। जब उम्मीदवार कंफ्यूज है, जब जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ पैसों पर बिकने वाली पालघर की जनता अभी नहीं रही। जनता समझदार हो चुकी है। देखा जाए तो आजकल एक नया फैशन चल रहा है। पिछले कुछ सालों में राजनीति में अगर हम देखा जाए तो लोग कपड़ों की तरह जो कुछ नेता है वो पार्टियां बदली कर एक फैशन सा बन गया है, जैसा आपने देखा हो। आज अगर युवा पीढ़ी राजनीति में आने की सोच रखेगी तो राजनीति का ग्रामर बिगड़ चुका है, व्याकरण बिगड़ चुका है। लोग कैसा नेता चुनेंगे कि जो समाज से जुड़ के रहकर काम करना चाहता है, क्या अपने अपनी खुद की ज़रूरतों को देखकर बार बार पार्टी बदलना चाहता है। जो संयमी है, जो सारे समाज को साथ में लेके चलने की सोच रखता होगा, तो ही उन्नति हो सकती है। किसी एक समाज को उन्नति हो जाए और दूसरा समाज पीछे छूट जाए तो देश की उन्नति कैसे होगी। सारे समाजों का विकास होगा तो ही तो देश की उन्नति होगी, तो ही तो जिले की उन्नति होगी। आपको लगता है कि आपके जो राजेश पाटिल जी हैं वो काफ़ी सक्षम है, उनका पता जो है गूगल बता सकता है, वो आने वाले समय में पार्टी चेंज नहीं करेंगे? आप देख रहे हैं केशव भूमि न्यूज। महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए महज अब 11 दिन ही बचे हैं। 20 नवंबर को इस चुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं इस चुनाव के लिए सभी पार्टियां और सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मतदाताओं के बीच में सभी पार्टियां और उसके प्रत्याशी जो है अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, तरह तरह के वादे भी कर रहे हैं। वहीं इस वक्त जो है बहुजन विकास आघाड़ी के युवा नेता माननीय अनिल शेख जी हमारे साथ हैं, जिनके प्रत्याशी जो है बोईसर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि वह किन किन मुद्दों पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर वो मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। आखिर में उनके प्रत्याशी में ऐसी कौन सी खासियत है जिसके लिए उनके प्रत्याशी को मतदाता चुने। आज इन सारे सवालों का जवाब जो है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज अनिल जी हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार, केशव भूमि में आपका स्वागत है। देखा जाए तो बोईसर विधानसभा से आपके जो बहुजन विकास आघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ से विद्यमान विधायक भी हैं। दोबारा आपकी पार्टी ने उन्हें मौका दिया है चुनाव लड़ने के लिए। आखिर में ऐसे उनमें कौन सी खासियत है कि जो पार्टी ने उन्हें दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया है और आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में जा रहे हैं? आखिर में इस बार दोबारा आपको जनता क्यों चुनी? पहले तो आपने हमें और हमारे पार्टी के विचार समझने के लिए मौका दिया, वक्त दिया, उसके लिए आपका सिंह साहब शुक्रिया। और आपके सारे व्यूअर्स को भी हमारे बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से नमस्कार। आज जो आपने सवाल पूछे कि ऐसी कौन सी खासियत है श्री राजेश जी पाटिल को फिर से उम्मीदवारी दी गई है। पालघर जिला, जैसे आप जानते हो, पालघर जिला हमेशा आदिवासी बहुल जिला रहा है। उनकी समस्या हमेशा से बेसिक ज़रूरतें पूरी आज तक नहीं हो पाई, जिनको पूरी करने के लिए हमारे लोक नेता रणजीत ठाकुर कोशिश करते आए और उन्हीं के ख्वाब को पूरा करने के लिए वो खुद सुजीत जी ठाकुर और राजू जी पाटिल प्रयास कर रहे हैं। आप अगर सिर्फ बोईसर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो आपने देखा होगा क्या यहाँ पर आज तक अच्छी सड़कें नहीं बन पाई, हेल्थ केयर के इश्यूज़, उसके बाद में आदिवासी समाज को मुख्य धारा से हमेशा से दूर रखा गया। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो ज़रूरतें देने, पूरी करने की क्षमता पढ़े लिखे और कार्यक्षम नेता में होना चाहिए। तो वो सारी क्षमताएं हमारे राजेश जी पाटिल में है। आपने देखा होगा वो उच्च शिक्षित है, पंचायत समिति, जिला परिषद, बैंक के डायरेक्टर, ऐसे सारी प्रक्रियाओं को पार करके वो विधायक है।
और आपने कई वक्त में देखा भी होगा 5 सालों में वो अलग अलग मुद्दों पर विधानसभा में आवाज़ उठाते रहे। आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जिस समाज में शिक्षा का हमेशा से अभाव रहा है, और ऐसे समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है। तो ऐसी बातें समझने के लिए उच्च शिक्षित आमदार की ज़रूरत है, जो हमारे राजेश जी पाटिल हैं। और मुझे ऐसा लगता है क्या जो 5 साल में विकास उन्होंने किया, उसमें आपने देखा ही होगा कि लास्ट 3 साल तो कोविड में चले गए, उसके बाद में उनको 2 साल ही मिले। उस कोविड के काल में भी उन्होंने अच्छे तरीके से जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी, ऐसे विकट परिस्थिति में भी उन्होंने काम किया है। लोगों को दवाइयाँ, अस्पताल, ऑक्सीजन, ऐसे सारी चीज़ों के लिए उन्होंने काम किया है। और लोग जनता तक पहुंचने वाला आमदार या हर वक्त खड़े होने वाला एमएलए, ऐसी पहचान राजेश पाटिल की है। और यही क्राइटेरिया मुझे तक काफ़ी है जिन वजह से उनको फिर से उम्मीदवारी दी गई। देखा जाए तो आप विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो ये आदिवासी बहुल जिला है, तो यहाँ के आदिवासी समाज हैं वो कहीं तो पीछे छूट रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पालघर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट आती है, जिसमें से जो 4 विधानसभा सीट हैं वो आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है। और मुझे लगता है कि यहाँ का जो सांसद सीट है वो भी आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो लोग चुन के आ रहे हैं वो लोग समाज के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर समाज के लोग ही अगर समाज के लिए काम नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसे में इस सीट को ओपन करना पड़ेगा, गैर समाज के लोग को आना पड़ेगा। शायद वो लोग इस समाज का जो विकास है, उत्थान है, शिक्षा है, उस पर अच्छे काम कर सके। क्या लगता है आपको? आपने बताया क्या किसी और समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? मुझे लगता है हर समाज में सक्षम व्यक्ति होते हैं, उनको संधि, उनको चांस मिलना की देरी होती है और उनको चांस मिला है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, क्या अभी अगर आप बाकी उम्मीदवार देखेंगे तो कौन कहाँ से आया है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, किस विचारधारा को लेके चलता है, यहाँ तक का कन्फ्यूजन है। और आज की परिस्थिति अगर देखोगे तो गूगल भी कंफ्यूज है कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी का है, किस विचारधारा का है और कहाँ लेके जाएगा समाज को। जब उम्मीदवार कंफ्यूज है, जब जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, तो आखिरी समय तक जैसे हमने देखा होगा, क्या अभी जो 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार तो स्थानिक भी नहीं है, दूसरा उम्मीदवार कौन से पार्टी से लड़ेगा यहाँ तक कुछ दिनों तक पहले तक पता नहीं था। तो ऐसे कन्फ्यूजन के माहौल पर स्थानिक समस्याओं को सुनने वाला जो नेता होगा वो स्थानिक होना चाहिए। और वो स्थानिक नेता के साथ में एक सक्षम व्यक्ति भी है राजेश पाटिल जी, और वही उनको न्याय देंगे जिन्होंने आज लास्ट 5 साल भी न्याय दिया है। हर सवालों के जवाब उसी वक्त मिल जाएंगे ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वो पूरी करने की कोशिश और क्षमता राजेश जी पाटिल है। आपको लगता है कि आपके जो राजेश पाटिल जी हैं वो काफ़ी सक्षम है, उनका पता जो है गूगल बता सकता है, वो आने वाले समय में पार्टी चेंज नहीं करेंगे? आपने अगर देखा होगा तो आज हमारी ही पार्टी है जिसका पता और जिसका काम करने का तरीका लोग जानते हैं, और हमारा ध्येय सारे समाजों को साथ में लेने का जो है और उनका विकास करने का है, उसी पर राजेश जी पाटिल काम कर रहे हैं और वो उस विचारधारा से कभी पीछे नहीं हटेंगे। देखा जाए तो आजकल जातवाद का मुद्दा हो, धर्मवाद का मुद्दा हो, तो ये काफ़ी ज़ोर शोर से चलता है। ऐसे में विकास की बात तो होती है, चुनाव से पहले होती है, लेकिन जब चुनाव आता है, नेता के जब भाषण हम सुनते हैं तो उसमें लगता है कि विकास का जो मुद्दा है कहीं तो सबसे पीछे चला जाता है, जातिवाद का, धर्मवाद का मुद्दा आ जाता है, और इसमें आप विकास के मुद्दों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आप काफ़ी पीछे छूट जाते हैं विकास का मुद्दा लेकर, और जातिवाद का और धर्मवाद का मुद्दा सबसे आगे हो जाता है? देखिए, धर्म को हमेशा सबने रिस्पेक्ट दिया है, लेकिन धर्म की व्याख्या शायद से लोग समझना भूल गए हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। जब श्री वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे, उस वक्त में नारद जी उनके पास में पहुँचे उनकी रामायण देखने के लिए, सुनने के लिए। जब उन्होंने उनकी रामायण पढ़ी तो जब नारद जी ने उनको बताया कि आपकी रामायण तो ठीक है,
पर हनुमान जी ने जो रामायण लिखी है वो इससे बेहतर है। तो वाल्मीकि जी क्रोधित हो गए, नाराज़ हो गए। उन्होंने देखा कि चलो देखते तो है हनुमान जी ने कौन सी रामायण लिखी है। लंका के विजय के बाद श्री राम जी जब अयोध्या में थे, उस वक्त हनुमान जी हिमालय की चोटियों पर थे। वहाँ जाकर जब वाल्मीकि जी ने उनकी रामायण देखी तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, वो रोने लग गए। तो हनुमान जी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, आपकी चिंता का विषय क्या है? तो उन्होंने उनको कहा कि जो रामायण आपने लिखी है वो इतनी सुंदर है कि मेरी रामायण अब कोई नहीं सुनेगा, ना मेरी रामायण कोई पढ़ेगा। उसी वक्त हनुमान जी ने वो रामायण की शिला को लेके और वाल्मीकि जी को लेके समुद्र तट पे चले गए और उसी वक्त उस रामायण को उन्होंने विसर्जित कर दिया जो हनुमान जी ने लिखी। तो जो वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को पूछा कि आपने लिखी हुई जो रामायण थी वो विसर्जित क्यों की? तो उन्होंने बताया कि आपके लिए आपका नाम जरूरी है और मेरे लिए मेरे राम का नाम जरूरी है। तो इसी तरीके से आज की राजनीति के अंदर लोग धर्म का नाम लेकर सिर्फ खुद का नाम करना चाहते, धर्म की व्याख्या को समझना ही नहीं चाहते। रामचरित्र पर चलने की कोई बात ही नहीं करता, सबका विकास करने की कोई बात ही नहीं करता, सिर्फ धर्म का नाम लेकर लोगों को भटकाया जाता है। तो मुझे लगता है जो असली धर्म को समझेगा और धर्म के रास्ते पे चलेगा और वो सबका विकास ही होगा। और आज जो काटने की बटने की बात करते हैं, कोई धर्म कभी किसी को काट नहीं सकता, ना कोई बांटने की बात करता। तो चलिए धर्म की बात हो गई, हम आते हैं मेन मुद्दे पर। बोईसर विधानसभा सीट पर इस बार एक पूर्व विधायक हैं, 2 बार यहाँ 10 साल रह चुके हैं, जिसका नाम है विलास तरे जी। वो भी बहुजन विकास आघाड़ी से मुझे लगता है कि 10 साल विधायक थे, बाद में वो पार्टी से दूर चले गए। उसके बाद पार्टी ने राजेश पाटिल को लाया, वो अभी 5 साल से विद्यमान विधायक हैं। और इन दोनों अगर विधायकों में देखा जाए, जो विद्यमान है और पूर्व है, काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि कांटे की टक्कर है? आप इस टक्कर को क्या बोलते हैं? ऐसे तो बहुत सारे उम्मीदवार बोईसर विधानसभा से देखा जाए तो कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, लेकिन अगर चुनाव की यहाँ की लड़ाई की बात होती तो ये 2 उम्मीदवार की ही बात आम जनता करती है, आम मतदाता करता है। ऐसा क्यों? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, टक्कर होनी ज़रूरी है, लेकिन हमें हमारे लोगों पर, जनता पर पूरा विश्वास है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज हर समाज को उन्नति की दिशा में ले जाने का कोई काम कर सकता है तो वो बहुजन विकास आघाड़ी। कुछ पैसों पर बिकने वाली पालघर की जनता अभी नहीं रही, जनता समझदार हो चुकी है। और जो हमारा बिलीफ है कि एजुकेशन देने के बाद समाज की उन्नति के लिए शिक्षा ही ऐसी एक जगह है, ऐसी एक रास्ता है जहाँ पर समाज की उन्नति हो सकती है। हम उस पर मानते हैं, अन्नदानम महादानम शिक्षादानम तदपरम। तो अन्नदान करना महादान हो सकता है, पर शिक्षादान उससे भी आगे है। और आज लोगों को सुशिक्षित कर असली धारा में लाने के लिए किसी समझदार और पढ़े लिखे आमदार की ज़रूरत है, और वो सिर्फ राजेश जी पाटिल है जो उनका विकास करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि आप तीनों उम्मीदवार को सामने बिठाकर उनकी परीक्षा ली जाए। और लोगों ने 5 साल राजेश जी पाटिल को सुना है, हर कोने में राजेश जी पाटिल पहुँचते, हर वक्त अवेलेबल रहते, उनका फ़ोन कभी बंद नहीं रहता। और राजेश जी पाटिल की क्यों बात करते हैं? आप क्षितिज जी ठाकुर जी की बात करो, आप इतने ठाकुर जी की बात करो। हमारे पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी हर वक्त लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। कोविड के अंदर भी हर वक्त वो लोग उपलब्ध थे। अन्नदान करने से लेके तो दवाइयों तक हर तबके तक पहुंचाने का काम किसी ने किया तो वो हमारी पार्टी है, और वो हमारी पार्टी ही सारे लोगों तक पहुंचती है। तो इसीलिए ये स्थानिक पार्टी है और स्थानिकों का विकास, स्थानिकों की समस्या जानती है। और मैं समझता हूँ कि इसी बेस पर हमसे टक्कर भले होगी, लेकिन जीत हमारी ज़रूर होगी। आप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जो महायुति सरकार है वो बोल रही है कि चाहे वसी की सीट हो विधानसभा, चाहे नाला सोपारा की हो, और चाहे बोईसर विधानसभा सीट की हो, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी की यहाँ पे बात हो रही है, तीनों सीट पर परिवर्तन अटल जरूर होगा इस बार। देखो, ये बाहर से आने वाले नेता अलग अलग दावे ज़रूर करते हैं और बहुत घमंड से करते हैं। उस पर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। नदी ने बहुत अकड़ से कुएं को पूछा, बता तेरी औकात क्या है।
नदी ने बड़े घमंड से कुएं को पूछा, बता तेरी औकात क्या है। कुएं ने कहा, बहकाव में और ठहराव में कुछ अंतर तो ज़रूर है, तो ये सब बहने वाले हैं, ये बहेंगे निकल जाएंगे, हम यहीं पर हैं। और स्थानिक जिले के जितने लोगों की ज़रूरत है उनकी प्यास बुझाने के लिए ये कुआं ठंडा भी है और नेचुरल भी है और लोगों की प्यास ज़रूर बुझाएगा। और इस कुएं पे लोग भरोसा करते हैं और करते रहेंगे। देखा जाए तो आजकल एक नया फैशन चल रहा है। पिछले कुछ सालों में राजनीति में अगर हम देखा जाए तो लोग कपड़ों की तरह जो कुछ नेता है वो पार्टियां बदली कर एक फैशन सा बन गया है। जैसे आपने देखा होगा कि बाजार में तरह तरह के फैशन आते हैं, युवा खासकर युवाओं में। तो आज के नेताओं में भी ये फैशन देखने को मिल रहा है। आज कोई किस पार्टी में है, कल को दूसरी पार्टी में जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज कौन किस पार्टी में, कल कौन सी पार्टी में जाएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तो क्या इस फैशन को आप किस नज़र से देखते हैं? आज अगर युवा पीढ़ी राजनीति में आने की सोच रखेगी तो राजनीति का ग्रामर बिगड़ चुका है, व्याकरण बिगड़ चुका है। लोग कैसा नेता चुनेंगे कि जो समाज से जुड़ के रहकर काम करना चाहता है, क्या अपने अपनी खुद की ज़रूरतों को देखकर बार बार पार्टी बदलना चाहता है। तो लोग समझदार हैं और युवा पीढ़ी चाहती है क्या ठहराव वाले लोग रहे, बहाव वाले नहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और लोग सक्षम हैं, पढ़े लिखे जनरेशन आगे बढ़ रहा है, समझदार लोग हैं। ये जिला भले आदिवासी जिला होगा पर यहाँ पर सारे समाज धर्म के लोग साथ में रहते हैं। ये पूरे देश की प्रतिमा है ये जिला, ठीक है। और उस वजह से सब एक साथ लड़कर एक साथ बढ़ना चाहते हैं अपनी अपनी समस्याओं के लिए। तो मुझे लगता है ऐसे 10 जगह पर बहने वालों के पीछे कोई नहीं भागने वाला। ठहराव में लोग बिलीव करते हैं और लोग हमें जरूर चुनेंगे। अगर बहुजन विकास आघाड़ी की बात करें तो आप पे भी तो यही आरोप है कि जिसकी सरकार आती है, जो सत्ता में बैठता है, बहुजन विकास आघाड़ी उसके साथ चली जाती है, सत्ता में आपके विधायक उसके साथ चले जाते हैं। ये मुद्दा आपने लोकसभा में भी उठाया था और हर अपोजिशन पार्टी के पास में कुछ मुद्दे होना ज़रूरी होते हैं। उनके पास में यही मुद्दा है कि ये भी तो जाके हमेशा बीजेपी को समर्थन देते हैं, कभी कांग्रेस को समर्थन देते हैं। हमने कभी किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया। हमने हमारे ज़िले की उन्नति के लिए सरकार को समर्थन दिया और सरकार के समर्थन से हमने हमारे ज़िला का विकास किया। इसी बेसिस पर अगर आप देखोगे तो आज भी बोईसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1000 से 1200 करोड़ का निधि यहाँ पर ला सके तो उसी की वजह है। तो जब कुछ नेता कुछ पैसों के लिए पार्टियां बदल सकते हैं, हम तो सिर्फ सरकार को समर्थन दे के हमारे ज़िले का विकास करते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती है। और जो लोग किसी पार्टी का बात करते थे वो सारे लोग तो अलग अलग पार्टियों में जा ही रहे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप पता करो कि लास्ट टाइम पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार आज कहाँ पर है, किस पार्टी में जा रहे। तो ये बात विचारधारा की रही नहीं। जब सब सारे लोग मिलके उन्नति की और विकास की बात करते, हम तो इतने पहले से बात कर रहे थे जहाँ पर भी सरकार का समर्थन करना पड़े और हमारे ज़िले का विकास हो सके उससे, तो हम ज़रूर समर्थन करेंगे। आज इस विचारधारा में, धर्म की या विकास की विचारधारा में एक नया नारा आ गया है, बटेंगे तो कटेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा है क्या परिस्थिति की बटेंगे तो कटेंगे? जिस पार्टी की ये क्या विचारधारा, इसमें आप खुद की पार्टी कहाँ पे नजर आती है इस नारे में, और क्या सोचते हैं इस नारे में? मैं इस बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और ये हमारी पार्टी की विचारधारा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पार्टी सारे समाज को, धर्म को साथ में लेके चलने की बात करती है। हम ना कभी बटे हैं ना कभी बटेंगे, हम साथ में लेके चले और साथ में लेकर ही चलेंगे। ये हमारा नारा है। दूसरा मुद्दा ऐसा है कि एक आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा है, आज की तारीख में चल रहा है। और खासकर अगर हम पालघर जिले में करें तो एक आदिवासी बहुल्य जिला होने के साथ साथ यहाँ पे बड़ी संख्या में या बड़े पैमाने पर जो है ओबीसी समाज के लोग भी रहते हैं। और इस मुद्दे को लेकर, आरक्षण मुद्दे को लेकर ओबीसी समाज हो, आदिवासी समाज हो, दोनों आमने सामने हैं। और ऐसे में ये सीट जो है आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है। तो आपको लगता है कि आपके जो उम्मीदवार हैं वो आदिवासी समाज के साथ जाएंगे कि ओबीसी समाज के साथ जाएंगे आरक्षण के मुद्दे पर? मैंने जैसे पहले से आपको बताया, क्या ये जिला सारे धर्म जातियों को साथ में लेके चलने वाला जिला है। और प्रत्याशी या यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव या आमदार या विधायक आप जो बोलोगे वो इतना समझदार होना चाहिए क्या सारे समाज को साथ में लेके चल सके। कभी भी दो समाजों के बीच में दूरियां आए, बट सके, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। जब ओबीसी का आरक्षण का विषय चल रहा था
उसी टाइम पर राजेश जी पाटिल ने भी स्टैंड लिया था, क्या ज़रूर आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए, पर ओबीसियों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये सोच रखने वाला, सारे समाजों को लेकर चलने वाला, ये शिक्षण के बाद ही आती है, स्थानिक समस्या जानने के बाद ही आती है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो सुशिक्षित है, जो संयमी है, जो सारे समाज को साथ में लेके चलने की सोच रखता होगा, तो ही उन्नति हो सकती है। किसी एक समाज को उन्नति हो जाए और दूसरा समाज पीछे छूट जाए तो देश की उन्नति कैसे होगी? सारे समाजों का विकास होगा तो ही तो देश की उन्नति होगी, तो ही तो जिले की उन्नति होगी। और इसी के लिए किसी एक समाज को बहुत सारा समर्थन देना, उसी के पीछे खड़े होना और बाकी समाज को अन्याय करना, ये ना सोच कभी राजेश पाटिल जी की रही है, ना हमारी पार्टी की रही है। देखा जाए तो यहाँ पे मुस्लिम मतदाता भी बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में है। महायुति का मुस्लिम मतदाताओं को लेकर अपना दावा है, महावीर विकास आघाड़ी के जो नेता हैं उनका अपना दावा है, बहुजन विकास आघाड़ी जो पार्टी है मुस्लिम मतदाताओं को लेकर उनका अपना अलग ही दावा है। तो आखिर में ये मुस्लिम मतदाता जो हैं, जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं, वो किसके साथ हैं? महायुति के साथ हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी के साथ हैं? क्या लगता है आपको? लास्ट टाइम पर लोकसभा विधानसभा में, लोकसभा के अंदर जब महाविकास आघाड़ी को समर्थन देकर 4 लाख वोट उनके उम्मीदवार को दिए गए, आज वो उम्मीदवार कहाँ पर है? आज सारे समाजों को पता है, मुस्लिम समाज भी उसमें एक समाज है, उनको भी पता है कि जो विकास की बात कर सकता है, जो हमारा स्थानिक नेता है, उसी के साथ में ज़रूर खड़े रहना पड़ेगा। जैसे आपने पहले बताया कि आज कोई भी विचारधारा पर काम नहीं कर रहा है, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए दल बदल रहे। ऐसे वक्त में मुस्लिम समाज को भी ऐसी पार्टी के साथ में जाना पड़ेगा जो उनका विकास कर सके, जो यहाँ पर ठहराव ला के काम कर सके और संयम से काम कर सके। तो वो पार्टी सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी, और आज सारों को पता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं फिर भी नाम लेना नहीं चाहता, तो आप देख लो आपके जो लोकसभा के उम्मीदवार थे वो आज कहाँ पर है। साथ एक सवाल ऐसा है कि पालघर जिले में अगर हम बात करें, जो 6 विधानसभा सीटें आती हैं, खासकर रोसई की सीट हो, नाला सुपारा विधानसभा सीट हो, पालघर हो, बोईसर हो, ये जो 4 विधानसभा की सीट है, इन 4 सीटों पर हिंदी भाषी काफ़ी ज़्यादा हैं। उनके भी जो वोट है वो निर्णायक होते हैं। चुनाव में उन्हें एक मतदाता के तौर पर ही देखा जाता है, लेकिन उन्हें ना कोई तो भूमिका दी जाती है, ना उन्हें कोई पार्टी जवाबदारी देती है। जब चुनाव आता है तो हिंदी भाषी वोटर्स जो हैं वो किसी भी जात धर्म समाज के हों, उनको केवल पूछा जाता है और उसके बाद सारी पार्टियां जो हैं उन्हें छोड़ देती है उनकी हालात पर। आपकी सोच और आपका सवाल सही है, पर ये हमारे लिए लागू नहीं होता। अगर आप वसई विरार कॉरपोरेशन देखोगे तो उसमें सारे समाज के लोग, हमारे जो इसके पहले जो महापौर थे, उप महापौर थे, वो सगीरी जी डांगे थे, उसके बाद में प्रवीण शेट्टी जी हमारे महापौर बने, रुपेश जी यादव हमारे महापौर बने। तो मुझे लगता है क्या उत्तर भारतीयों में भी बहुत सारे हमारे नगर सेवक हैं। तो ये सारी बात यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो सारे समाज को लेकर चलती है। हमारी ही ऐसी पार्टी जो सारे समाज को लेकर जिले का विकास चाहती है। जैसा कि अभी आपने कहा कि हम केवल विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, हम चाहते हैं कि पालघर का जो क्षेत्र है उसका पूरा विकास होना चाहिए, जिले का विकास होना चाहिए। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे यहाँ की सड़कें हो, जो भी सुविधाएं हैं वो यहाँ के नागरिकों को मिलनी चाहिए। लेकिन अभी चुनाव में बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़ी बड़ी सभाएं होंगी सारी पार्टियों के, विकास के मुद्दे तो मुझे लगता है कहीं तो पीछे रहेंगे, वो आखिरी में आएंगे। उसके पहले धर्म की बात आएगी, बटेंगे तो कटेंगे, धर्म की बातें होंगी, हिंदू मुस्लिम की बातें होंगी और आरक्षण की बातें होंगी। तो उसमें जो आप मुद्दे लेकर जा रहे हैं विकास का, तो मुझे लगता है आप बहुत एकदम पीछे रहेंगे, क्योंकि मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ ये। तो ऐसे में आप विकास के मुद्दों को लेकर इस चीज़ों में कैसे आगे जाएंगे, इस भीड़ में कैसे बाहर आएंगे? मैंने यही बताया, बांटने वाले लोगों की बहुत भीड़ लगी है, हम जोड़ने वाले की बात करते हैं। हम जोड़ेंगे भी और साथ में लेकर चलेंगे भी। मुझे लगता है मैंने इन सवालों के जवाब तो पहले भी दिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत लोग आएंगे, बहुत वादे करेंगे और चले जाएंगे। हम यहीं पर थे और हम यहीं पर रहेंगे और लोगों के लिए काम करते रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि आपके प्रत्याशी को जो दोबारा आए हैं, वापस मैं पूछ रहा हूँ, लोग क्यों चुने, क्यों मतदान करें? ऐसी क्या उनमें खूबी है कि जो दूसरे प्रत्याशी खड़े हैं
उनमें नहीं है। मैं यही बता रहा हूँ, प्रत्याशी जो होना चाहिए वो सक्षम व्यक्तिमत्व होना चाहिए, जिसको प्रशासन की पकड़ होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, समझ होनी चाहिए और सारे समाजों को साथ में लेने के चलने की सोच होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया पहले, सक्षम कैसे है तो खुद एजुकेटेड है, अनुभवी कैसे है तो जिला परिषद, पंचायत समिति, उसके बाद में एमएलए, उसके बाद में बैंक के डायरेक्टर, ये सारे प्रोसेस से पास होने के बाद में वो वहाँ तक पहुँचे। तो उनके सारे चीज़ों का नॉलेज उनको है, उनको पता है कि सिस्टम कैसे चलता है और हमारे काम कैसे करके लेने चाहिए। आदिवासी समाज का होने के बावजूद वो एक सक्षम व्यक्तित्व है। तो मुझे लगता है ऐसे आदमी की आदिवासी समाज को बहुत ज़रूरत है और ज़िले को भी ज़रूरत है। अच्छा, एक दूसरा सवाल है कि आपने भी देखा होगा कि एक जो देश का धड़ा है या जिले का धड़ा है, उसका आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, सारी जगह एक ही बात निकलती है कि जो ये फ्री में राशन दिया जाता है, फ्री में चीज़ें दी जाती है। तो इन चीज़ों को करके शिक्षा और इलाज, ये दो चीज़ें इंसान को फ्री देनी चाहिए। मुझे लगता है ये कोई मुद्दा नहीं बनाता, ना कोई प्रत्याशी मुद्दा बनाता है, ना कोई होता कि सारी चीज़ों को छोड़ो, हर इंसान को जो शिक्षा है और जो उसके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं या इलाज के जो साधन है, इलाज है, वो फ्री में सरकार को देना चाहिए। और मुझे लगता है ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है और इससे हर जात धर्म के लोगों को फ़ायदा होगा। ये मुद्दा बनाना चाहिए। क्या लगता है आपको? मुझे भी ऐसे ही लगता है कि आज समाज को अगर दो चीज़ों की ज़रूरत है, तो शिक्षा और हेल्थ और आरोग्य। अगर ऐसे बताया जाए तो शिक्षा और आरोग्य अगर दो चीज़ें मिलती है तो सारे समाज अपने अपनी सही दिशा में बढ़ेंगे और मेन स्ट्रीम से दूर नहीं होते हुए सबके साथ बहाव में शामिल होंगे। और इसीलिए राजेश जी पाटिल काम करते आए हैं और कर रहे हैं। जैसा मैंने शिक्षा मैंने पहले बताया, अब वसईविरार में देख लो कितने कॉलेजेस हैं जिन्होंने, जहाँ पर हमारे जितेंद्र जी ठाकुर जी ने काम किया है उस चीज़ों पर, हमारे क्षितिज जी ठाकुर ने काम किया है, राजेश जी पाटिल भी उसी चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये दो चीज़ों का मुद्दा ही ज़रूरी है और उसी को लेकर लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये सारे मुद्दों की बात हो गई, ऐसे मुद्दे तो बहुत है, अगर हम चर्चा करने मुझे लगता है बैठेंगे तो पूरे दिन पूरी रातें कम पड़ जाएंगे, इतने विषय इतने मुद्दे हैं। तो आपको क्या लगता है, आखिर में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इन सारे मुद्दों के साथ में विरोधकों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुझे भी है पता और मुझे भी है गुरूर, तुझे भी है पता और मुझे भी है गुरूर, लड़ेंगे जब हम तो जीतेंगे जरूर। आपने देखा, ये अनिश जी थे, इनका कहना था कि जाति धर्म आरक्षण को छोड़कर जो चुनाव का मुद्दा है वो विकास का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि विकास के मुद्दे से जो है सारे धर्म समाज के लोगों का फायदा होगा। क्योंकि अगर सड़कें बनती है, अस्पताल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, तो इसमें सारे समाज के लोग चलेंगे, पढ़ेंगे, सारे समाज के लोगों का इलाज होगा और सड़कों पर बिना किसी भेदभाव के सारे समाज और धर्म के लोग जो है चलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।